नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखते हैं ज्योग्राफी का पहला चैप्टर ब्रह्मांड, अंग्रेजी में से कॉस्मोस कहते हैं। तो ब्रह्मांड आखिर है क्या? ब्रह्मांड को समझने के लिए हम सीधे सीधे मोटे मोटे शब्दों में कह सकते हैं कि जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, चाहे आसमान में देखते हो या फिर पृथ्वी पर क्षितिज में देखते हो, जो भी हमें दिखाई देता है वो सब ब्रह्मांड का भाग है। अब ब्रह्मांड को समझने के लिए ब्रह्मांड की अवधारणा कैसे आई, उसको समझने के लिए हम देखते हैं कि सबसे पहले ब्रह्मांड के बारे में जो बात कही वो 140 ईस्वी में क्लाउडियस टॉलमी नामक वैज्ञानिक थे। ये यूनान के थे। इन्होंने जियोसेंट्रिक अवधारणा दी। जियोसेंट्रिक, सेंट्रिक मतलब सेंटर और जियो मतलब पृथ्वी। इन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है उसका केंद्र बिंदु पृथ्वी है। जो ब्रह्मांड है उसका केंद्र बिंदु कौन है? पृथ्वी इसका केंद्र बिंदु है। और जो हमें अपनी आंखों से रात्रि में जो पिंड दिखाई देते हैं वो सब पृथ्वी के इर्द गिर्द ही चक्कर लगाते रहते हैं, चाहे उसमें सूर्य हो या फिर अन्य तारे हों। उसके कुछ समय बाद कोपरनिकस साहब आए 1545 ईस्वी में। उन्होंने कहा कि भैया जो टॉलमी साहब ने कहा था वो गलत कहा था। ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं बल्कि सूर्य है। उन्होंने अवधारणा दी हेलियोसेंट्रिक की। हेलियोसेंट्रिक मतलब सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। उन्होंने कहा कि सूर्य ही ब्रह्मांड का केंद्र है, इसी के आसपास, और हमारी पृथ्वी भी इसी के चारों ओर ही चक्कर लगाती है। उसके बाद जब ये अवधारणाएं दोनों चल रही थी तो 1609 में एक परिवर्तन आया। ये परिवर्तन आया गैलीलियो ने दिया। गैलीलियो ने 1609 में दूरबीन की खोज कर दी और दूरबीन का प्रयोग किया, तो कुछ अंतरिक्ष को समझने में इससे मदद मिली। और सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन आया 1805 में ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, जब हर्शेल ने ये कहा कि ना तो पृथ्वी और ना ही सौर मंडल, ना ही सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है, अपितु सूर्य और पृथ्वी ब्रह्मांड का एक अंश हैं, एक मात्र भाग है। वही भाग कैसा? बहुत छोटा भाग है। सूर्य हो चाहे पृथ्वी हो, ये ब्रह्मांड का भाग है और ये सब ब्रह्मांड का कोई एक केंद्र बिंदु है, उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। तो ब्रह्मांड की जो अवधारणा है उसे समझने के लिए मुख्य रूप से 3 अवधारणाएं थी। जियोसेंट्रिक, जो क्लाउडियस टॉलमी ने कहा, इन्होंने कहा कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है। हेलियोसेंट्रिक, जो कोपरनिकस साहब ने कहा कि नहीं, पृथ्वी नहीं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। उसके बाद 1805 में हर्शेल, इन्होंने दूरबीन का प्रयोग किया और देखा अंतरिक्ष में, तो इन्होंने ये अपनी अवधारणा दी कि ना तो सूर्य और ना ही पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में है, अपितु ये दोनों ब्रह्मांड का एक भाग हैं और ये ब्रह्मांड के किसी एक केंद्र बिंदु के चक्कर लगा रहे हैं। अब ये तो अवधारणाएं हो गई ब्रह्मांड को समझने के लिए। अब ब्रह्मांड को समझने के लिए सिद्धांतों की बारी आती है। तो मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं, बिग बैंग थ्योरी, साम्यावस्था और बोलन सिद्धांत। तो सबसे ज्यादा जो मान्य सिद्धांत है वो है बिग बैंग के थ्योरी का। बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो जॉर्ज लेमेंटर, जो बेल्जियम के वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया। साम्यावस्था थॉमस गोल्ड और हरमन मोंडी ने दिया। और बोलन सिद्धांत एलन संजेडा। एक क्वेश्चन आता है बोलन सिद्धांत वाला, एक बार आया है एलन संजेडा का। तो हम बिग बैंग थ्योरी की बात करते हैं, जो सर्वमान्य सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड वास्तव में जो आज वर्तमान समय में हम जो ब्रह्मांड को देखते हैं वो वैसा नहीं था। यह एक अग्नि का पिंड था, एक बहुत ही घनत्व, संकेंद्रित घनत्व वाला पिंड था, जिसमें विस्फोट हुआ और उसके छोटे छोटे टुकड़े बिखर गए, जो हमें आसमान में तारों के रूप में दिखाई देते हैं। वो दरअसल करोड़ों वर्ष पहले एक पिंड के ही भाग हैं। ये बिग बैंग थ्योरी जॉर्ज लेमेंटर ने दी है। ब्रह्मांड की अब आधुनिक समय में ब्रह्मांड की परिकल्पना को समझने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च से CERN 30 मार्च 2010 में जेनेवा में स्विट्जरलैंड
10 फीट नीचे 27 किलोमीटर की सुरंग में लार्ज हैडन कोलाइडर, ये आता है परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो जेनेवा में यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सर्न का जो प्रयोग, सर्न द्वारा जो प्रयोग किया गया था, उसमें किस पदार्थ का उपयोग किया गया था? तो लार्ज हैडन कोलाइडर LHC का प्रयोग किया गया था। और ये प्रयोग किया गया था उस ऐसे पदार्थ को खोजने के लिए, उस बिंदु को खोजने के लिए जो हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के मूल तक यानी बेसिक तक पहुंचा जा सकता है। वो पदार्थ था हिग्स बोसोन। आधुनिक वैज्ञानिक ये मानते हैं कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है उसका जिम्मेदार या उसका केंद्र बिंदु ये हिग्स बोसोन, जिसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है, ये है। तो इसकी खोज करने के लिए प्रयोग किया गया था। खैर, हिग्स बोसोन तो खोजने में सफलता नहीं मिली, लेकिन 4 जुलाई 2012 को उससे मिलता जुलता एक तत्व खोज लिया गया जिसे कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। और उसके बाद एक खोज बंद कर दी गई। पुनः 2015 में एक खोज फिर से चालू कर दी गई है। ये तो ब्रह्मांड की अवधारणा और सिद्धांतों की बात हो गई। अब ब्रह्मांड का जो मेजर पार्ट है जो हमें दिखाई देता है वो होता है आकाशगंगा, अंग्रेजी में गैलेक्सी बोलते हैं। तो जो हम अपनी रात्रि में जो अपनी खुली आंखों से देखते हैं, जो तारे दिखाई देते हैं, तो वो तारे एक आकाशगंगाओं का ही भाग हैं। आकाशगंगा की बात करें तो ब्रह्मांड में करीब 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी पृथ्वी है, टॉलमी साहब थे, उन्होंने कहा कि पृथ्वी ही सब कुछ है। उसके बाद कोपरनिकस साहब आए, उन्होंने कहा सूर्य सब कुछ है। और हर्षेल साहब आए, उन्होंने कहा कि सूर्य और पृथ्वी ब्रह्मांड का एक भाग है, एक अंश है। अब ये समझिए कि जब हम सोचते थे कि पृथ्वी ही सब कुछ है, तब हमारी मानसिक स्थिति क्या थी? फिर हमने देखा कि सूर्य है, जो एक तारा है, वो सब कुछ है। उसके बाद हर्षेल ने कहा कि नहीं, ये ब्रह्मांड का एक भाग है। तो देखिए, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल और कितना अनंत है। एक यानी ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा है। एक आकाशगंगा में कई करोड़ खरब तारे हो सकते हैं और सभी तारों का अपना अपना सौर मंडल होगा, तारा मंडल होगा। उस तारा मंडल में ना जाने कितनी अपने पृथ्वी जैसे ग्रह होंगे जिनमें जीवन संभव है। जो हम शब्द सुनते हैं एलियन, तो वास्तव में एलियन इन्हीं दूसरे ग्रहों पर रहने वाले जीव जंतु ही हैं जिन्हें हम एलियन कहते हैं। बात हम आकाशगंगा ही करते हैं। तो आकाशगंगा तारों का समूह होता है जिसके केंद्र बिंदु को बल्ज कहते हैं, जिसके केंद्र बिंदु को हम बल्ज कहते हैं। और इसकी 3 प्रकार की घूर्णन भुजाएं होती हैं और ये घूर्णन भुजाओं में तारे रहते हैं, कई असंख्य तारे रहते हैं। तो ये आकाशगंगा की बात हो गई। और आकाशगंगाओं में जो इंपोर्टेंट आकाशगंगा है वो है लिमन अल्फा ब्लॉफ्स, जो अमीबा के आकार की है और ये 20 करोड़ प्रकाश वर्ष जितनी बड़ी है। प्रकाश वर्ष का मतलब है सूर्य से पृथ्वी की दूरी, जो प्रकाश को सूर्य पृथ्वी तक तय करने में समय लगता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। वो दूरी है, दूरी का पैमाना है प्रकाश वर्ष। तो 20 करोड़ प्रकाश वर्ष जितनी बड़ी है लिमन अल्फा ब्लॉफ्स। अब हम बात करते हैं अपनी आकाशगंगा की। हमारी आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, जिसका आकार सर्पलाकार है। अब ये हमारी मंदाकिनी हमारी आकाशगंगा है। अब हमारी आकाशगंगा में ही कुछ ऐसे भाग हैं जिनका अध्ययन करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। वो है मिल्की वे। मिल्की वे क्या है? मिल्की वे हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का ही एक भाग है, जो रात के समय बहुत अधिक चमकीला तारों का समूह है। रात्रि में हम देखते हैं तो बहुत अधिक चमकीले जो तारों का समूह दिखाई देता है। दूधिया रोशनी, मिल्की मतलब दूध, वे मतलब रास्ता। तो जो दूधिया रोशनी जैसे तारों का जो एक रास्ता दिखाई देता है उसे हम मिल्की वे कहते हैं। दूसरा पॉइंट एरियन नेबुला। एरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का ही शीतल पिंडों का भाग है। जो शीतल, जो बहुत ठंडे तारे हैं, उन पिंडों का भाग है एरियन नेबुला। और प्लेनेमस हमारे सौर मंडल के बाहर जुड़वा पिंड समूह, मतलब एक जैसे पिंड जो एक जैसे दिखाई देते हैं पिंडों का समूह है, उसे बोलते हैं प्लेनेमस। और एक और बिंदु है साइरस या डॉग स्टार। कई बार परीक्षाओं में आया है
साइरस या डॉग स्टार क्या है? तो साइरस या डॉग स्टार एक बहुत बड़ा तारा है। तारे का बड़े का पैमाना हम लगाते हैं अपने तारे सूर्य से, तो सूर्य से ये 2 गुना द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान में ये 2 गुना है डॉग स्टार या साइरस, और सूर्य से 20 गुना ज्यादा चमकीला है। सूर्य का आप चमक देखते हैं कितना तापमान उत्सर्जित करता है, तो डॉग स्टार या साइरस का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तापमान या कितनी चमक इसके अंदर रहती होगी। अगला बिंदु है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूर्य से, जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है यह है सूर्य से निकटतम तारा है। जो हमारा सौरमंडल का मुखिया है सूर्य, उससे निकटतम तारा है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी से जो निकटतम तारा है वो है अल्फा सेंटोरी। वो है अल्फा सेंटोरी, पृथ्वी के जो निकटतम तारा है। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो हमारे सूर्य से, सौरमंडल का निकटतम तारा हो गया प्रॉक्सिमा सेंचुरी, और पृथ्वी के जो निकटतम तारा है सूर्य के बाद, पहला निकटतम तो सूर्य ही है, और सूर्य के बाद जो पृथ्वी का निकटतम तारा है वो है अल्फा सेंटोरी। और जो हमारी आकाशगंगा जो मंदाकिनी है उसके करीब वाली, यानी उसके पास में जो आकाशगंगा है वो है एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा हमारी मंदाकिनी की निकटतम या पड़ोसी आकाशगंगा है। तो ये तो हमने बात कर ली आकाशगंगाओं की। अब आकाशगंगाओं में, ब्रह्मांड में क्या है? आकाशगंगा। आकाशगंगा ब्रह्मांड का ही भाग है। अब आकाशगंगा किससे मिलकर बनी होती है? तारों से मिलकर बनी होती है। तो हम तारों के बारे में बात करते हैं। तारा क्या है? जैसे सूर्य एक तारा है, तो जो सूर्य में जो रोशनी, जो चमक, जो अग्नि, जो ऊष्मा जो उत्पन्न होती है वो 2 गैसों के कारण होती है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन और हीलियम जो 2 गैसें होती हैं उसमें उनका होता है नाभिकीय संलयन। ये क्वेश्चन आता है कि तारों में जो ऊष्मा का स्रोत है वो कौन सी प्रक्रिया है? तो नाभिकीय संलयन वो प्रक्रिया है। वो प्रक्रिया नाभिकीय संलयन है। वो प्रक्रिया नाभिकीय संलयन है। उसके बाद अब तारा जो होता है उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसका विखंडन कैसे होता है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो जो तारा है एक हम मान के चलते हैं कि एक बहुत बड़ा पिंड है जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम का नाभिकीय संलयन होता है। अब धीरे धीरे हम देखते हैं कि इसमें हाइड्रोजन होती है वो धीरे धीरे हीलियम में परिवर्तित होती रहती है, और हाइड्रोजन उसका जो केंद्र बिंदु है, जो केंद्र बिंदु से हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म होती रहती है, केंद्र में बहुत अधिक ऊष्मा हो जाती है और वह संगठित या संकुचित हो जाता है, और यहां से अब हाइड्रोजन धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और हाइड्रोजन अब कहाँ रह रही है? अब केंद्र से तो खत्म हो गई है, अब बाहरी भाग में जो एक ग्रह था, जो जो तारा बोल रहे हैं, जो पिंड बोल रहे हैं, इसके ऊपरी भाग में अब हाइड्रोजन बची है। केंद्र से खत्म हो गई, अब ऊपरी भाग में हाइड्रोजन बची हुई है। अब ऊपरी भाग की जब हाइड्रोजन धीरे धीरे हीलियम में परिवर्तित होने लगती है तो वो धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। ये जो पिंड था वो ठंडा होने लगता है धीरे धीरे, और जब ये ठंडा हो जाता है, ये पिंड जब ठंडा हो जाता है तो ये लाल रंग का हमें दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं लाल दानव या रेड जायंट। रेड जायंट में सिर्फ हीलियम ही बची रहती है, हाइड्रोजन नहीं रहती है। उसके बाद देखते हैं जब हीलियम बची रहती है उस पिंड में, जब वो लाल दानव का रूप धारण कर लेता है, जब हीलियम बची रहती है तो हीलियम धीरे धीरे कार्बन में बदलती जाती है, और कार्बन भारी तत्वों जैसे लोहा हुआ, प्लेटिनम हुआ, इन तत्वों में बदल जाता है और उस पिंड में विस्फोट हो जाता है। इस विस्फोट की स्थिति को सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट की स्थिति को छोटे छोटे पिंड में बदल जाया है, इसे बोलते हैं सुपरनोवा। इस स्थिति को सुपरनोवा बोलते हैं। और इस सुपरनोवा की स्थिति में जो ये बड़ा पिंड था छोटे छोटे पिंडों में परिवर्तित हो जाता है या टूट जाता है। अब यहां तक अब ये टूट गया है, कई पिंड हो गए, मतलब एक बड़े पिंड से कई छोटे छोटे पिंड हो गए, या फिर एक बड़े तारे से कई छोटे छोटे तारे यहां हो चुके हैं। अब हम तारों अब इन पिंडों की हम बात करते हैं
तो पिंडों को हम एक सीमा के आधार पर इनकी तुलना करते हैं। वह सीमा है चंद्रशेखर सीमा, जिसका मान 1.4 ms होता है। ms का मतलब है सूर्य का द्रव्यमान, मास ऑफ सन। ये तुलना हम जब करते हैं इन पिंडों की, तो हम अपने सूर्य को ध्यान में रखकर करते हैं। जब इन पिंडों का जो ऊर्जा रहती है, जो द्रव्यमान रहता है इन पिंडों का, जो सुपरनोवा में जो टूट गए थे, जब इनका द्रव्यमान 1.4 ms यानी चंद्रशेखर सीमा से कम होता है, तो ये अपनी नाभिकीय ऊर्जा धीरे धीरे खो देते हैं। जब ये अपनी नाभिकीय ऊर्जा धीरे धीरे खो देंगे, तो ये श्वेत वामन मतलब व्हाइट ड्वार्फ ठंडे हो जाएंगे, और व्हाइट ड्वार्फ मतलब श्वेत वामन जिसे बोला जाता है, उसमें परिवर्तित होते जाते हैं। तो श्वेत वामन, ये क्वेश्चन आते हैं कि श्वेत वामन कौन सी कब बनता है, तो जब उसका द्रव्यमान 1.4 यानी चंद्रशेखर सीमा से कम हो जाता है, तो ये जो पिंड था वो श्वेत वामन का रूप धारण कर लेता है। और जब ये बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है, श्वेत वामन का रूप धारण कर लिया, और इसे ही हम जीवाश्म तारा कहते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आता है कि जीवाश्म तारा किसे कहते हैं, तो श्वेत वामन को ही जीवाश्म तारा कहते हैं। और यह जीवाश्म तारा और ज्यादा जब ठंडा हो जाता है, तो इसे काला वामन कहते हैं, ब्लैक ड्वार्फ। इसे ब्लैक ड्वार्फ कहा जाता है। इसे ब्लैक ड्वार्फ कहा जाता है। अब ये तो बात हो गई जब उसका द्रव्यमान कम था। अब हम बात करते हैं जब द्रव्यमान ज्यादा हो जाए। जब द्रव्यमान उसका, ये सुपरनोवा में जब ये पिंड टूटे थे, जब इनका द्रव्यमान ज्यादा हो जाए चंद्रशेखर सीमा से, तो कौन सी स्थिति बनती है? जब इनका द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा 1.4 ms से ज्यादा होगा, तो क्या होगा कि उसके अंदर, जो पिंड के अंदर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से घूमेंगे। नाभिकीय ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा गति से घूमेंगे, इतनी ज्यादा गति से घूमेंगे कि वे पलायन कर जाएंगे और उस पिंड को छोड़ देंगे। जब इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो उसमें केवल न्यूट्रॉन ही न्यूट्रॉन बचेंगे, और उस पिंड को तब कहते हैं न्यूट्रॉन तारा या पल्सर। पल्सर भी न्यूट्रॉन तारा ही को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि पल्सर क्या है? इलेक्ट्रॉन तारा।